हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 1 दिसंबर 2025 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 2 दिसंबर 2025 के तीनों शिफ्ट के सॉल्यूशन करेंगे। इसमें भी जो सवाल रिपीटेड थे और जो बहुत ही आसान थे उसको स्किप कर दिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, 19 पुरुष और 13 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 17 पुरुष और 9 महिलाएं उसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर है? ठीक है, यानी अगर दोनों के इफिशियंसी का रेशियो हम लोग निकाल लें तो आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसी तरीका से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 19 पुरुष है यानी कि 19 एम लिखेंगे, प्लस 13 महिलाएं हैं तो 13 डब्ल्यू। इन दोनों को कितना टाइम लगता है 12 दिन का, तो 12 से गुना करेंगे। राइट साइड फिर उसी तरह 17 मेन है तो 17 एम, प्लस यहाँ 9 महिलाएं हैं तो 9 डब्ल्यू। इन दोनों के ग्रुप को जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 14 दिन का, तो यहाँ पर 14 से गुना कर देंगे। तो दोनों का टोटल वर्क इक्वल हो गया। अब यहाँ पर कटा के आपको रेशियो निकालना, तो 2 से कट रहा है 6 बार में, 2 से कट रहा है ये 7 बार में, तो यहाँ गुना करना होगा। तो 19 गुना 6 करें तो 114 एम होगा। यहाँ पर 17 गुना 7 करें तो 119 एम होगा। तो 114 और 119 का डिफरेंस कितना है 5 एम, तो यहाँ पर लिख देंगे। उसी तरह इसको भी करना आपको। 13 गुना 6 करेंगे तो 78 डब्ल्यू हुआ। यहाँ पर 9 गुना 7 करेंगे तो 63 डब्ल्यू। तो 78 और 63 का जो डिफरेंस है वो है 15, तो यहाँ पर 15 डब्ल्यू हो जाएगा। 5 से एक बार में, 5 से ये 3 बार में, यानी हम कह सकते हैं कि एम बराबर 3 वोमेन यहाँ पर निकला है। तो ये क्या पूछ रहा है हमसे? हमसे पूछ रहा है कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के बराबर है। यानी कि यहाँ पर अगर एक पुरुष देखें तो ये 3 महिला के साथ के बराबर है। तो 3 महिला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है? ठीक है, तो देखिए इस सवाल को आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये कि आप डायरेक्ट 41 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, जो ऑप्शन कट जाएगा वो इसका आंसर होगा। दूसरा तरीका, यहाँ पर आपको 41 का विभाज्यता पता होना चाहिए। मैंने आपको एक बार बताया था कि जैसे 11, 21, 31, इसी तरह से यानी इकाई अंक एक वाले जितने भी नंबर हैं 91 तक, इन सब का विभाज्यता एक ही होता है। वो क्या होता है? देखिए, जैसे हमें इस ऑप्शन को चेक करना है क्या ये 41 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो ये नंबर लिखिए 75, 75, उसके बाद 438। ठीक है, अब देखिए आप 41 को, 41 का अगर दहाई अंक देखें तो यहाँ पर क्या है 4 है। तो इस 4 से आपको इसके इकाई अंक में गुना करना है। जैसे यहाँ अगर 4 से गुना करना है और इसको अलग कर दीजिए तो कितना आया 32। 32 को आपको इसमें माइनस कर देना है, तो यहाँ पर 1, 1, 5, 7, 5, 7 ये आ गया। फिर उसके बाद वही प्रोसेस, ये जो 4 है इस 4 से इसके इकाई अंक में गुना करना है, तो 4 आया। फिर आपको यहाँ पर माइनस करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 47, और यहाँ पर 5, 7 और 7 यहाँ पर। फिर वही तरीका, यहाँ पर आपको इकाई अंक में 4 से गुना करना है, तो यहाँ पर 28 बना। 28 को आपको इसमें माइनस करना है, 14 में 8 घटा 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 75। फिर वही तरीका 4 से यहाँ पर गुना करना है, तो 24 आया। घटाएंगे 0, 3, 730 आया। उसके बाद 0 है, यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए 73 आएगा। ठीक है, क्या ये 73 जीरो है? नहीं है। क्या ये 41 का कोई मल्टीपल है? नहीं है। इसका मतलब ये नंबर 41 से डिविजिबल नहीं है। तो ये तरीका होता है चेक करने का। अब हम करेंगे दूसरा ऑप्शन चेक। ये क्या दे रखा है 71, 32, उसके बाद 975। यहाँ पर आपको 4 से गुना करना है और इससे अलग करना, तो पाँचों के 20 इसमें माइनस कर दीजिए, तो आया 7, 7, यहाँ पर 32 और यहाँ 71। फिर से वही चीज़ 4 से गुना करना है, अलग कर देना है, तो 28। घटाएंगे इसको 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 2, 71। फिर 4 से गुना करेंगे इसमें, 9 चौके 36, यहाँ पर 3, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 9, यहाँ पर 70। फिर से वही 4 से गुना करेंगे, 3 चौके 12, इसमें माइनस करेंगे, यहाँ 7, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपको 9 और यहाँ पर 6। फिर वही चीज़ कर देंगे, यहाँ पर 7 चौका 28, इसमें माइनस करिए, तो ये आएगा 1, यहाँ पर 4। देखिए लास्ट में क्या आया 41, तो ये 41 आ गया, या फिर 0 आए तो ये 41 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे, एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से
80% ने मतदान किया। डाले गए मतों में से 10% मत अमान्य घोषित किए गए। यदि उम्मीदवार ए को वैध मतों में से 70% मत प्राप्त हुए और कुल मतदाता 50,000 थे, तो उम्मीदवार ए को कितने मत प्राप्त हुए? ठीक है, देखिए आसान सवाल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुल मतदाता आपके पास है 50,000। ठीक है, और ये कह रहा है कि कुल मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया, यानी 50,000 का 80% आपको निकालना होगा। 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5, तो यहाँ पर आप 4/5 लिखेंगे। इसके बाद डाले गए मतों में से 10% मत अमान्य घोषित हुए। तो 10% अमान्य हुआ तो मान्य वोट कितना रहा, यानी वैलिड वोट इसका 90% रहा। तो इसका आप 90% यानी 9/10 निकालेंगे। तो ये वोट जो है टोटल वोट है जो डाले गए और वैलिड है। अब इनमें से ए को मिला है इसका 70%, तो इसका 70% यानी 7/10 जो है ए का मत होगा। तो इसको कैलकुलेट करने से आप आंसर निकाल लेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 9 है ये कहीं से नीचे कटने वाला नहीं है, तो ये 9 रह जाएगा, यानी 9 का मल्टीपल आंसर होगा। चेक कर लीजिए, 5 4 9 ये है, ये नहीं है 9 का मल्टीपल, ये नहीं है, और ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे, दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7.5% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। निर्मल ने प्रत्येक बैंक से 2,40,000 उधार लिए। 3 वर्षों के बाद निर्मल द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है। देखिए, ए का रेट है क्या 3.5 और बी का रेट क्या है 7.5। तो यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए, एक साल में आपको कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 4% का डिफरेंस मिल रहा है। और टोटल टाइम ये कह रहा है 3 वर्ष का, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया 4 या 12%। ठीक है, तो 12% का डिफरेंस है। और मूलधन कितना है 2,40,000, तो इसका आप निकाल दीजिए 12%। 2,40,000 का 12% निकालेंगे तो कितना होगा 24 गुना 12, यानी 144 का 2 गुना 288 पे 2 जीरो आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, परसेंटेज के लिए यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा, उसके बाद आप गुना करके आंसर लगा दीजिए। आगे, यदि ये आंकड़ा है और इसकी माध्यिका जो है 12 है, तो के का मान याद करना है। ठीक है, तो देखिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले डेटा को आरोही क्रम में लिखना रहता है। तो लिख लेंगे, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है 4 है, तो 4, उसके बाद 6 है, 7 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद क्या है 11 है, फिर आपका आ जाएगा 15, उसके बाद आ जाएगा 16, उसके बाद 20, फिर आ जाएगा आपका 23, 2 3। कितना हो गया टोटल 4 4 8 1 9। यहाँ पर कितना है 3 3 6 3 9, और एक ये दे रखा है k+5, और ये कह रहा है कि इसकी माध्यिका 12 है। तो देखिए, अगर ये हमें k का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब ये k+5 वाला डेटा माध्यिका निकालने में जरूर शामिल हुआ है। यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, अगर प्रेक्षणों की संख्या सम रहे, यहाँ पर टोटल 10 प्रेक्षण है, तो यहाँ पर सम हो गया। सम अगर रहता है तो इसका जो माध्यिका होता है बीच वाले 2 पद का एवरेज होता है। ठीक है, तो बीच वाला 2 पद आपको यहाँ पर खोजना है। टोटल 10 है, तो शुरू वाला 4 हटा दीजिए और लास्ट वाले 4 हटा दीजिए, तो बीच में 2 पद होना चाहिए। एक 11 है आपका, दूसरा यहाँ पर k+5, आप चाहे तो इस तरफ चाहे इस तरफ रख सकते हैं, तो k+5 आप यहाँ पर दूसरा रख लीजिए। तो इन दोनों का एवरेज आपका माध्यिका होना चाहिए। तो दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। जोड़ेंगे कितना होगा 11 5 16 प्लस k, तो 16 प्लस k को 2 से डिवाइड करेंगे, बराबर माध्यिका जो कि 12 दे रखा है, तो 12 के बराबर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप k का वैल्यू कितना निकालेंगे, 12 दूना 24, उसमें 16 जाके घटेगा तो 8 आएगा k का वैल्यू। यही हमसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे, 3 संख्याओं का योग 8,784 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 20:18 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 21:12 है। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लीजिए। देखिए 3 नंबर है, मान लेंगे हम लोग a, b और c है। पहली और दूसरी का रेशियो 20:18, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, 2 से 10 बार में, 2 से 9 बार में। इसको भी कर लीजिए 3 से 7 बार में, 3 से 4 बार में, यानी ए और बी का रेशियो 10 और 9 का है। उसके बाद दूसरी तीसरी यानी बी और सी का है 7:4, 7:4। अब इसको कंबाइन कर लीजिए, तो 7 दही 70 हो जाएगा, यहाँ पर 63 हो जाएगा और यहाँ पर 36 हो जाएगा। तीनों का योगफल दिया गया है। उसके बाद हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा पहली और तीसरी का डिफरेंस। तो पहला 70 है,
और तीसरी 36 है, डिफरेंस कितना का आ जाएगा 34 का, यानी 34 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। 34 में 17, 17 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 17 नमा 153, 14 नहीं है 17 का मल्टीपल, ये 170 यहाँ ये भी नहीं है, ये देखिए लास्ट में 17 68, ठीक है 17 से कट रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक बिंदु मीनार के आधार से 20 मीटर दूर है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये मान लीजिए मीनार है और मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ठीक है। ये दूरी कितना है 20 मीटर, और ये मीनार के शीर्ष और इस बिंदु को मिलाने से जो कोण बन रहा है ये है 30 डिग्री का, ठीक है। और ये पूछ रहा है हमसे मीनार की ऊंचाई, ये मान लीजिए एच है, तो एच का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ रेशियो लगा दीजिए, आप जानते हैं ये 90 डिग्री होता है, ये 30 है और ये 60 होगा। 60 के सामने 20 है तो 30 के सामने क्या होगा, देखिए रेशियो यहाँ होता है कि अगर 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है। आप देख रहे हैं √3 यूनिट का वैल्यू कितना है 20 मीटर, हमें 1 यूनिट का निकालना है, तो कितना हो जाएगा 20/√3। और ये कह रहा है कि √3 का वैल्यू 2 लेंगे लगभग में, अगर इसका वैल्यू 2 लेंगे तो 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ये इसका आंसर होगा। आगे, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 16√2 है। यह किसी वर्ग के परिमाप का 3/5 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए त्रिभुज का परिमाप ये दे रखा है और ये वर्ग के परिमाप का 3/5 है। तो मान लेंगे ये जो वर्ग है इसकी भुजा ए है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा 4a, और इसका 3/5 अगर करते हैं तो हमें ये त्रिभुज का परिमाप प्राप्त होता है, यानी कि 16√2, ठीक है, यही यहाँ पर होगा। अब इसको आप कटा लीजिए थोड़ा सा, 4 से ये कट जाएगा 4 बार में, अब नहीं कटेगा तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 जाके गुना होगा 20√2/3, ठीक है। भुजा आ गया तो क्षेत्रफल तो निकल ही जाएगा। इसके बाद बचा त्रिभुज। त्रिभुज का अगर देखें तो परिमाप दे रखा है 16√2, तो इस त्रिभुज का, और ये त्रिभुज है समबाहु, तो इसका भुजा कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए भुजा आप यहाँ पर एक मान लीजिए x है, ठीक है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 16√2/3, ठीक है। अब ये भुजा आ चुका है, इसका भी क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। अब आपको निकालना है दोनों का रेशियो क्या होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भुजा को 2 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद स्क्वायर करके √3 लगाते हैं। तो इसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ से तो ये कट जाएगा 8 बार में, तो 8√2/3 आया। इसका स्क्वायर करिए तो 64 × 2 यानी कि 128/3 का स्क्वायर 9, उसके बाद √3, ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके बाद अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो क्या होगा, यहाँ पर भुजा इसका स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 400 × 2 करेंगे तो यहाँ पर 800 आएगा, और नीचे 3 का स्क्वायर 9, तो नीचे वाला 9 तो कट ही जाएगा। यहाँ पर ये 16 से कट रहा 8 बार में, 16 से कट रहा 50 बार में, ठीक है। फिर से काट देंगे 2 से 4 और 2 से 25, अब नहीं कटेगा, तो 4√3 यहाँ बचा और यहाँ पर 25 बचा, तो ये रेशियो आपको मिला है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ये इसका आंसर होगा। आगे, 2025 में किसी गांव की जनसंख्या 9,580 थी। 2016 में 12% बढ़ी, 17 में 8% घटी और 18 में पुनः 8% बढ़ी। 2018 की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आप देख सकते हैं कि परसेंटेज किस तरह से है, रेशियो से भी काम नहीं बनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ सक्सेसिव मेथड से इसका इफेक्टिव परसेंट निकालेंगे। पहला वर्ष जो है 12% बढ़ा है यानी प्लस का 12, दूसरा वर्ष 8 घटा है तो यहाँ पर माइनस का 8 होगा, उसके बाद 1 + 1 माइनस हो गया तो आगे माइनस आएगा, फिर 12 × 8/100 करेंगे। ये तरीका होता है सक्सेसिव निकालने का। हम लोग 2 वर्ष का पहले निकालना है, फिर अगले बार एक इसके साथ निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 4 और माइनस का 12×8 = 96 यानी 0.96, तो कुल मिला के 3.04% आएगा। अब ये 3.04 और बचा था कौन 8%, तो ये प्लस का 8%, इन दोनों में सक्सेसिव लगा दीजिए तो क्या होगा, दोनों प्लस में ही है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 3 ये हो जाएगा 11.04, और प्लस दोनों को गुना करके 100 से डिवाइड करना, तो गुना करेंगे तो कितना होगा 32, इधर 24 यानी कि 24.32, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हटा दीजिए और 100 को हटा दीजिए, तो हमें ये 4 डिजिट नहीं लेना है, ये 2 ले लीजिए।
तो 11.04 में 0.24 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 11.28%। ठीक है, यानी इतना परसेंट इसका वृद्धि है। इनिशियल जनसंख्या जो है वो है 9,580। तो इसका आप इतना परसेंट निकाल लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये दोनों ऑप्शन काफ़ी नज़दीक है और ये दोनों ऑप्शन भी काफ़ी नज़दीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 11.28% इसका निकालें तो कितना आएगा? पहले 11% निकालिए तो गुना करना होगा, 11 जीरो आएगा, 11 8 88 बचा 8, 11 5 55 8 63 बचा 6, 11 9 99 6 105। और यहाँ पर 100 के लिए दशमलव आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के हो गया 153.8। राउंड फिगर में इसे लिखेंगे 1054। ठीक है, 1054। इसके बाद आपको निकालना है 0.28%। तो इसका अगर 1% निकालें तो आएगा 95.8। ये 28 को अगर 25 माने तो इसका 1/4, तो ये इसको हम लोग 96 मान लेते हैं। 96 का 1/4 लगभग 24 होगा। ठीक है, 24 तो 24 से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। अब इसमें आप जोड़ दीजिए, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24 + 54 ये हो जाएगा 1078 और इनिशियल जनसंख्या इसका था 9580। तो 9580 ला करके इसमें जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 7 15 और 10 95 105 एक 106, यानी 10,658 से थोड़ा सा ज़्यादा इसका आंसर होगा। तो 10,661, यहाँ पर 10,665। तो छोटा वाला आप इसका आंसर लगाएंगे, ये इसके काफ़ी नज़दीक है। आगे, एक रेलगाड़ी 2708 मीटर और 2195 मीटर लंबे पुलों को क्रमशः 88 सेकंड और 76 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टाइम देख रहे हैं आप कि ये जो है पहला पुल, इसको पार करने में ये 88 सेकंड लेता है और दूसरा पुल पार करने में 76 सेकंड लेता है। आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि ये जो पुल की लंबाई है ये दोनों में सेम है। तो आप यहाँ टाइम का डिफरेंस देख लीजिए कितना है, 88 माइनस 76 करेंगे, यहाँ 12 सेकंड का डिफरेंस आपको मिलेगा। उसी तरह यहाँ पर पुल की लंबाई का भी डिफरेंस ले लीजिए तो कितना आएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा, घटा लीजिए 3, यहाँ पर 1 और यहाँ 6 में से 1 घटा 5, 513। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 513 मीटर का डिस्टेंस है वो 12 सेकंड में कवर करेगी। ठीक है, तो इसको आप 12 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपको स्पीड मिल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। अब आपको अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे आप? किसी एक से निकाल लीजिए, चाहे आप यहाँ से चाहे यहाँ से। हम क्या करेंगे, यहाँ 88 से निकलेंगे। तो इस डिस्टेंस से 88 सेकंड में कितना दूरी कवर होगा? तो 88 से आपको गुना करना होगा। 4 से 3 बार में कटेगा, 4 से ये 22 बार में, 3 से 1 कट जाएगा, 17 1 171 बार में। अब गुना करिए, 22 गुना 1 22 बचा 2, 22 7 154 2 156 बचा 15, 22 1 22 15 37, यानी 3762 मीटर जो है इसमें दोनों का लंबाई शामिल है, ब्रिज का भी और ट्रेन का भी। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है ब्रिज ये 2708 मीटर है। तो ब्रिज आप 2708 मीटर इसमें माइनस कर देंगे। 2708 जब इसमें माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा यहाँ पर 54 और यहाँ पर 10, यानी 1054 मीटर ये ट्रेन की लंबाई निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, इसके बाद हम लोग 2 दिसंबर 2025 का दूसरा शिफ्ट शुरू करते हैं। निम्नलिखित योजनाओं को उनकी छूट के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, यहाँ पर 3 प्रकार का डिस्काउंट दिया गया है, इसको हमें आरोही क्रम में लिखना है। अगर पहला डिस्काउंट देखें तो ये कितना परसेंट होगा? ये कह रहा 5 खरीदें 6 मुफ्त पाएँ, यानी 6 का डिस्काउंट हो गया किसके ऊपर? 5 + 6 11 के ऊपर। तो ये कितना परसेंट होगा? आप जानते हैं 1/11 9.09% होता है, उसका 6 गुना है तो ये हो जाएगा 54.54%। ठीक है, और ये तो दे रखा है सिंगल डिस्काउंट 82% का, और ये तीसरा है 11 और 24% की 2 क्रमिक छूट। तो ये कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए, 11 + 24 ये हो जाएगा 35 + 11 गुना 24/100, इतना परसेंट का डिस्काउंट यहाँ से मिलेगा। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये मान लीजिए 25 है तो ये 4 बार में कटेगा, अगर ये 12 मान लें तो ये 3 बार में कटेगा, तो 35 3 38% का डिस्काउंट आपको यहाँ से मिलेगा। हमें लिखना है आरोही क्रम में, तो सबसे छोटा ये हुआ, यानी कि सी पहले आना चाहिए, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। उसके बाद आना चाहिए ए, सी के बाद ए यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे,
एक परीक्षा में स्कूल X से उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत उस स्कूल से उपस्थित छात्रों की संख्या का 80% है। स्कूल Y में उपस्थित छात्रों की संख्या स्कूल X से 15% अधिक है और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या स्कूल X से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से 30% अधिक है। स्कूल Y से उपस्थित छात्रों की संख्या में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो प्रकार का स्कूल है, एक है X, दूसरा है Y। अगर इसमें हम लोग उपस्थित यानी प्रेजेंट छात्रों की बात करें तो कितना है? ये कह रहा है X से जो उत्तीर्ण छात्र हैं वो उसके उपस्थित छात्र का 80% है। तो मान लीजिए X में उपस्थित छात्र 100 है, तो इसमें उत्तीर्ण कितने होंगे यानी कि पास, ये हो जाएंगे इसका 80% यानी कि 80। इसके बाद स्कूल Y में उपस्थित छात्रों की संख्या स्कूल X से 15 अधिक है। अगर हम यहाँ स्कूल Y में उपस्थित छात्रों की बात करें तो कितना होगा? 100 से 15% अधिक यानी कि ये हो जाएगा 115। उसके बाद उत्तीर्ण छात्रों की संख्या स्कूल X से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से 30% अधिक है। यानी ये जो स्कूल Y है इसमें जो पास स्टूडेंट का संख्या है वो X में जितने पास हुए हैं उससे 30% अधिक है। तो ये 80 से 30% बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा? 13 अट्ठे 104। ठीक है, अब ये कह रहा है कि स्कूल Y से उपस्थित छात्रों की संख्या में इसका उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। यानी कि ये जो 104 है जो कि उत्तीर्ण छात्र हैं, ये कितना परसेंट है टोटल छात्र 115 का, ये हमें फाइंड करना है। तो 100% से गुना करके हम लोग निकाल लेंगे। तो 5 से कटाएंगे 23 बार में कटेगा, 5 से ये 20 बार में। ठीक है, तो 23 से डिवाइड करना है, 104 दूना 200, 8 पर 1 जीरो। ठीक है, तो 23 से 9 बार में जाएगा 207। तो 9 के साथ एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, एक निर्माता एक ट्रांजिस्टर को 20% लाभ पर 840 रुपया में दुकानदार को बेचता है। फिर दुकानदार उसे 10% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। निर्माता के क्रय मूल्य और ग्राहक के क्रय मूल्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें डिफरेंस निकालना है, ये निर्माता के क्रय मूल्य और लास्ट में जो इसे खरीद रहा है ग्राहक, इनके क्रय मूल्य का। तो आपको देखना होगा कि इन दोनों के बीच में कौन सा गैप है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए निर्माता का कुछ भी क्रय मूल्य होगा, इस पर इन्होंने 20% का प्रॉफिट लिया, तो सामान का प्राइस बढ़ गया, कितना हो गया? 840। और इस 840 के प्राइस पर दुकानदार ने इसे खरीदा और फिर दुकानदार अपने प्राइस पर 10% का प्रॉफिट कमाया। इसके बाद ये बेच दिया किसको? ग्राहक को। तो आप देख रहे हैं कि निर्माता और ग्राहक के बीच में यही दोनों परसेंटेज गैप है। यानी यहाँ पर 20% प्रॉफिट, फिर यहाँ पर 10% प्रॉफिट, ये दोनों का वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा? देखिए, ये 20% लाभ है और ये जो 840 है ये निर्माता के लिए क्रय मूल्य है। तो 20% का अगर फ्रैक्शन लिखें तो आप कहेंगे 1/5 होता है, यानी 5 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो सामान बिक रहा है 6 यूनिट में, जबकि ये निर्माता सामान को बेच रहा है 840 में, तो ये 840 के बराबर हो जाएगा। हमें चाहिए केवल प्रॉफिट, यहाँ पर देख रहे हैं आप प्रॉफिट है 1 यूनिट का, तो 6 का 840 है तो 1 का कितना होगा? डिवाइड करने के बाद आएगा 140। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दुकानदार के पास। दुकानदार 840 में खरीद के ये बेच दिया है 10% के प्रॉफिट पर ग्राहक को। तो यहाँ पर दुकानदार को कितना फ़ायदा होगा? 840 का 10% यानी कि 84 रुपया। ठीक है, तो टोटल गैप यही है, 140 का प्रॉफिट इसका है, 84 का इसका है, जोड़ दीजिए दोनों को, तो ये हो जाएगा कितना? 14 8 22 यानी कि 224 रुपये का। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, एक्स लोग किसी काम को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 लोग बीमारी के कारण काम पर नहीं आए और शेष लोगों ने 30 दिनों में काम पूरा किया। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखना आपको दिन। ठीक है, पहले लगना था 28 दिन, ये 5 लोग बीमार होने के कारण 30 दिन लगे, तो यहाँ पर दिन का अगर हम लोग अनुपात निकालें तो ये हो जाएगा 28 से 30, घटा लीजिए इसको, 14:15 आ जाएगा। अगर ये दिन का संख्या है और काम वही किया जाना है तो यहाँ पर जो आदमी का संख्या यानी मेन का नंबर, ये इसका उल्टा रेशियो हो जाएगा, यानी कि 15:14 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले 15 लगना था, बाद में 14 लगा, तो एक कम हो गया। और ये जो एक कम हुआ है ये 5 लोग बीमार हैं इसके वजह से, तो ये 1 5 के बराबर हो जाएगा। तो हमें निकालना है क्या? एक्स का मान, यानी पहले जो लोग लगने वाले थे उनकी संख्या। तो यहाँ पर 15 है तो 15 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए, 1 का 5 तो 15 का कितना? 75। ऑप्शन नंबर 2 में
दिया गया है। आगे, 100 मीटर लंबी ट्रेन 59 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलकर एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 279 मीटर है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ट्रेन की स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है। अगर इस स्पीड और टाइम से हम लोग डिस्टेंस निकालें तो कितना आएगा, 59 मीटर प्रति सेकंड की दर से 9 मिनट में ये जाएगा कितना, आप 60 गुना 9 कर लीजिए, 540 होगा, 9 माइनस कर लेंगे तो 531 हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है इसमें ट्रेन की लंबाई प्लस ये प्लेटफॉर्म की लंबाई ये दोनों शामिल है। और यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई ये कह रहा है 279 है। अगर ये 279 इसमें घटा दें तो हमें मिल जाएगी ट्रेन की लंबाई जो कि एक्स है। तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ आ गया आपका 5, 52 लास्ट में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ अगर आप घटाते तो 2 आएगा 252। आगे, थॉमस 38 वर्ष का है, उसका भतीजा उससे 26 वर्ष छोटा है। कितने वर्षों बाद थॉमस की आयु उसके भतीजे की आयु के 3 गुने से 14 वर्ष कम होगी। ठीक है, तो देखिए साधारण सा सवाल है। ये कह रहा है कि थॉमस जो है 38 वर्ष का है, लिखते हैं यहाँ पर, और उसका जो भतीजा है वो है 26 वर्ष छोटा। तो इसका भतीजा कितना साल का हो जाएगा, 38 में 26 माइनस करेंगे तो ये आएगा 12 साल का। तो यहाँ पर आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये कि आप यहाँ पर ऑप्शन से रख लीजिए, उसके बाद ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होगा, वो ऑप्शन इसका आंसर होगा। दूसरा कि ये जो पूछ रहा हमसे कितने वर्षों बाद, इसको मान लेंगे x वर्षों बाद, और इसके बाद जो कंडीशन है वो लगा देंगे। अगर हम लोग x माने तो यहाँ पर बन जाएगा 38 प्लस एक्स थॉमस का आयु, और उसका जो भतीजा वो हो जाएगा 12 प्लस एक्स। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, ये कह रहा है भतीजे की आयु के 3 गुने से 14 कम है, तो यहाँ पर 3 से गुना और माइनस का 14 करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ 38 है, यहाँ पर हो गया 12 या 36। ठीक है, 36 आएगा इस तरफ, 2 बचेगा, 14 आएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पर x जाएगा, इधर 3x में x घटेगा तो 2x। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कटाने के बाद हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। आगे, यदि a प्लस 1/a 12 है तो इसका मान हमें फाइंड करना। तो आप जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, के स्क्वायर माइनस का 2। तो k यहाँ पर 12 है, 12 का स्क्वायर 144, और माइनस का 2 करेंगे तो यह आएगा 142। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जल 50 मीटर लंबे और 44 मीटर चौड़े आयताकार टैंक में प्रवाहित होता है। टैंक में जल स्तर 21 सेंटीमीटर बढ़ने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पानी जो है ये बेलनाकार पाइप के थ्रू ये आयताकार टैंक में जा रहा है, और यहाँ पानी का चाल दे रखा है। हमसे पूछा जा रहा है कि टाइम क्या लगेगा। तो आप क्या करिए, दोनों के आयतन को इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ बेलनाकार पाइप है तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू लेंगे 22/7 इंटू आर। यहाँ पर देखिए व्यास दे रखा है 14, तो आर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको यूनिट भी देखना है, यहाँ सेंटीमीटर में है, यहाँ मीटर में है, यहाँ मीटर में है, और यहाँ सेंटीमीटर में है। और स्पीड जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हम लोग स्पीड में क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। ठीक है, तो आपको सभी यूनिट को क्या कर लेना है, मीटर में। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में लिखेंगे 7/100। इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर करना है हमें, इंटू एच को एच मान लेंगे, बराबर। अब आते हैं ये जो कह रहा है आयताकार टैंक, तो ये एक प्रकार का घनाभाकार टैंक होगा जिसका लंबाई 50 है, चौड़ाई कितना है 44 है, और ऊंचाई ये जो जलस्तर में वृद्धि है ये इसका ऊंचाई है जो कि है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 21/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब यहाँ से आप h का वैल्यू निकालिए। अगर इसको आप कटाएंगे तो ये तो 100 कट ही जाएगा, इसके बाद आपका यहाँ पर 22 से कट जाएगा ये 2 बार में। ठीक है, एक साथ यहाँ पर काट दीजिए और एक साथ से यहाँ पर ये काट दीजिए 3 बार में। अब ये नहीं कटेगा तो h बराबर कितना आ जाएगा, 100 गुना इधर 50 2 3, तो 3 दूना 6 पंचे 30 यहाँ पर आ गया, और 1 जीरो यहाँ 2 जीरो, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 30,000 मीटर। अगर ये 30,000 मीटर इसको हमें किलोमीटर में बदलना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 किलोमीटर। यानी ये पाइप जो है इसका हाइट 30 किलोमीटर होना चाहिए। अब ये पानी जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बह रहा है, तो इस लंबाई को कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा, सीधा सीधा 15 का 2 गुना है, तो 2 आवर यहाँ पर टाइम आपको
मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ये इसका आंसर होगा। आगे, यदि कॉस अल्फा 5/13 है जहाँ अल्फा एक न्यून कोण है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा देख रहे हैं आप, कॉस 5/13 है तो सेक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल यानी कि 13/5 माइनस 10 का निकालना है। ठीक है, सेक होता है b/h। पी कितना हो जाएगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है तो यहाँ पर पी हो जाएगा 12। तो 10 होता है p/b। तो ये 12 है और b यहाँ पर देख सकते हैं 5 है। कुल मिला के यहाँ 5 5 बराबर हो गया, ऊपर घटा दीजिए तो 1/5 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। आगे, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 4 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 140 है। यदि उनमें से एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो ले लीजिए। एलसीएम है, एचसीएफ है। एचसीएफ अगर 1 यूनिट है तो एलसीएम हो जाएगा 4 यूनिट, ऐसा ये कह रहा है। दोनों का योगफल निकाले तो 4 1 5 यूनिट होगा, लेकिन एक्चुअल में दोनों का योगफल है 140, तो ये 140 के बराबर होगा। कितना गुना डिवाइड करेंगे तो 28 गुना आएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो 1 का 28 है तो 4 का कितना होगा, 28 चौके 112। एचसीएफ कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 28 हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू। तो यहाँ पर आप एक चीज़ लगा सकते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक संख्या आपको दिया गया है 112 जो कि ये एलसीएम 112 के बराबर है, तो दूसरी संख्या आप कह सकते हैं कि ये एचसीएफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आप गुना करके भी निकालेंगे तो यही आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, ये इसका आंसर होगा। आगे, इसको सरल करना है तो यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे तो 2 है, यहाँ पर आधार 2 है, यहाँ पर भी 2 है। आधार बराबर है तो आपको पावर देखना है। यहाँ पर 4 तिया 12 हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ 7 है। अब जानते हैं कि आधार बराबर रहता है तो गुना के केस में पावर को जोड़ देते हैं और भाग रहता है तो पावर घटा देते हैं। तो यहाँ गुना है तो दोनों जुड़ जाएगा, 12 10 22 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 22। उसके बाद ये 7 माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भाग है, तो कुल मिला के 2 की पावर 15 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे, इसके बाद 2 दिसंबर 2025 का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:3 है। यदि घनाभ का आयतन 720 मीटर क्यूब है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रेशियो दे रखा है, इसको आप क्या करिए एक्स में मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 6x, ये 5x और ये 3x। अगर हमें आयतन निकालना है तो इन तीनों को गुना करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 या 90 एक्स क्यूब, ये हो जाएगा आयतन। जबकि एक्चुअल का आयतन ये दे रखा है 720, तो इसको 720 के बराबर करेंगे। 90 से ये कट जाएगा 8 बार में, तो x का वैल्यू क्या आएगा, एक्स क्यूब अगर 8 है तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी 8 का घनमूल। इसके बाद आप यहाँ से इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल बी कितना होगा, 6 पंचे 30 एक्स स्क्वायर प्लस बी एच यानी 5 तिया 15 एक्स स्क्वायर प्लस एच एल यानी कि ये हो जाएगा 3 छाके 18 एक्स स्क्वायर। तो सबको जोड़िए, 30 15 45, 45 10 55 8 63। ठीक है, 63 गुना 2 करेंगे तो 126 एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर आप 126 गुना एक्स का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो 6 चौके 24 4 आना चाहिए इकाई अंक, ये दोनों नहीं होगा। और ये 9 का भी मल्टीपल है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे, एक विनिर्माता किसी घड़ी को थोक विक्रेता को 20% लाभ पर बेचता है, फिर थोक विक्रेता उसे खुदरा विक्रेता को 25% लाभ पर बेचता है और खुदरा विक्रेता उसे ग्राहक को 24% लाभ पर बेचता है। खुदरा विक्रेता 372 रुपया में, खुदरा मूल्य 372 रुपया है, तो विनिर्माण लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे आप मान लीजिए x है, तो x पर पहला प्रॉफिट ये लिया विक्रेता को देकर के 20% का, इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी 5 पर 1 का प्रॉफिट है तो वैल्यू क्या होगा, 6/5। इसके बाद यहाँ पर 20% का प्रॉफिट है, ये होता है 1/4, यानी 4 पर 1 का प्रॉफिट, वैल्यू हो जाएगा 5/4। फिर उसी तरह यहाँ 24% का फ्रैक्शन, ये हो जाएगा 6/25। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, 25 6 31/25 बराबर, ये लास्ट का जो वैल्यू है 372 इसके बराबर हो जाएगा। हटाइए इसको, 31 से ये जरूर कटेगा, एक बार में 2 बार में। ठीक है, 12 बार में ये कट गया। उसके बाद ये 6 से कट जाएगा 2 बार में, 5 यहाँ पर आप कटा देंगे,
4 गुना 25 100 गुना 2 यानी x का वैल्यू यहाँ पर 200 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, एक त्रिभुज की भुजाएं ये दे रखा है, इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भुजाओं की लंबाई बड़ा बड़ा दे रखा है, तो आप क्या करिए यहाँ पर इसको कटा के छोटा कर लीजिए। 2 से तो सभी कट ही रहा है, 3 से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी, यानी कि 6 से इसको कटाएंगे। 6 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 20 मिलेगा, यहाँ पर 6 दूना 12, 6 नमा 54, 29 मिला, यहाँ पर 21 मिला। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 20 21 29 ये एक ट्रिपलेट है, यानी कि ये जो त्रिभुज है ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसमें सबसे बड़ी भुजा आपको हटा देना क्योंकि वो कर्ण है। तो 1/2 गुना 120 गुना 126 करेंगे 2 से 60 बार में। इसके बाद आपको गुना करने से क्या मिलेगा, 0, 6 लास्ट में 60 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक कुशल श्रमिक प्रतिदिन 100 रुपया कमाता है और एक अकुशल श्रमिक प्रतिदिन 50 रुपया कमाता है। यदि 5 श्रमिक मिलकर प्रतिदिन 400 रुपया कमाते हैं तो कुल कितने कुशल श्रमिक थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमें निकालना है वो है कुशल श्रमिकों की संख्या। तो देखिए जो कुशल श्रमिक है वो एक दिन में 100 रुपया कमाते हैं, लिखेंगे यहाँ पर, और जो अकुशल है वो एक दिन में कितना कमा रहे हैं, अकुशल 50 रुपया कमा रहे हैं। तो इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए आप दोनों वैल्यू को इक्वल कर लीजिए, या तो इसको 100 बना लीजिए या फिर ये जो 100 है इसको 50 बना लीजिए। लेकिन आपको ध्यान देना है कि हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कुशल श्रमिक। तो कुशल श्रमिक का ये जो है मजदूरी है, तो आप इसको घटा के 50 बना लीजिए। ठीक है, इसके बराबर अगर कुशल और अकुशल दोनों को 50 रुपया मिलेगा तो 5 श्रमिक मिलकर कितना कमाएगा, 50 गुना 5 यानी कि ये हो जाएगा 250 रुपया। लेकिन ये तो कमा रहा है 400 रुपया। तो आप देख रहे हैं यहाँ कितना का डिफरेंस आ गया है, 150 का डिफरेंस है। तो ये 150 का कमी हो गया, किस वजह से हुआ, ये जो हम लोग 100 को 50 माने हैं इस वजह से। तो आपको निकालना है इसका यानी कुशल श्रमिक का संख्या। तो उसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पर जो डिफरेंस है 150, इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ के डिफरेंस से यानी 50 से। ठीक है, यानी जितना आप कम किए हैं उससे, जैसे यहाँ 100 से 50 बनाए हैं दोनों इक्वल ही है, तो आपको यहाँ देखना है कि हमने घटाया कितना, तो 50 घटाया, तो ये से आपको यहाँ पर डिवाइड करना। तो यहाँ पर घटाने के बाद 3 आएगा, तो ये 3 हो जाएगा कुशल श्रमिकों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे, 5,000 रुपया के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक और 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक की दर से गणना किए जाने वाले साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर है। सिंपल सा सवाल है, यहाँ पर आपको 15% का ब्याज है और यहाँ पर आपको 16% का ब्याज है। डिफरेंस अगर देखें तो 1% का आ रहा है, तो 5,000 का 1% कितना होगा, 50 रुपया। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे, यदि x -15 है, y 25 है और z जो है -10 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जब भी सवाल में आपसे क्यूब में योगफल पूछे, यानी x³ + y³ + z³, तो आपको x + y + z करके पहले देखना है। अगर यहाँ से हम लोग x + y + z निकालें तो कितना आएगा, देखिए -15 -10 -25 हुआ, यहाँ +25 है, तो कुल मिला के 0 हो जाएगा। अगर x + y + z बराबर 0 है तो क्यूब में इसका योगफल क्या हो जाएगा, 3xyz। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, x का मान -15 है, y का मान 25 है और z का मान -10 है, तो कुल मिला के गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ 3 9 का मल्टीपल आना चाहिए, 7 2 9 ये है, 5 2 7 1 नहीं है, यहाँ पर ये भी नहीं है, 5 2 7 3 10 1 11 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर निकला। आगे, x में से 1% घटाना x को किससे गुना करने के समान है। ठीक है, तो देखिए अगर आप 1% घटा रहे हैं तो वैल्यू कितना बचेगा, 99%। तो 99% को आप लिखेंगे 0.99, तो 0.99 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे, यदि cos थीटा 8/17 है तो sin थीटा का मान याद कीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर आपको आंसर लगाना है तो आप आराम से लगा देंगे, यहाँ पर 15/17 होगा। क्यों, देखिए cos होता है b/h और साइन होता है p/h, यानी नीचे h इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर ये 17 है तो यहाँ भी 17 होना चाहिए, केवल एक ही ऑप्शन में, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको निकालना है तो ये b हो जाएगा, ये h है, p का वैल्यू निकाल लीजिए।
ठीक है, पी का वैल्यू निकाल के आप इसमें रख दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। आगे, 3 पाइप एक्स वाई और जेड किसी टैंक को क्रमशः 360 मिनट, 540 मिनट और 720 मिनट में भर सकते हैं। वाई और जेड को 30 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर एक्स को भी खोल दिया जाता है। तीनों पाइपों द्वारा टैंक के शेष भाग को भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको निकालना होगा एक्स वाई और जेड का एफिशिएंसी। लिखते हैं, एक्स है, वाई है और जेड है। एक्स जो है ये 360 मिनट में भरते हैं, वाई इसको 540 मिनट में और जेड इसको 720 मिनट में। तो टैंक का टोटल कैपेसिटी इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा कितना? देखिए, जीरो छोड़ के अगर देखें तो 36, 54, 72 है। एलसीएम मान लेते हैं 72 है। उसके बाद देखते हैं 54 का क्या है, इसमें 18 है। ठीक है, 3 नहीं है तो 3 से यहाँ पर आप गुना कर देंगे और 36 पूरा का पूरा है, तो ये हो गया एलसीएम। लेकिन आपको जीरो नहीं छोड़ना है, तो 72 या 216 पर एक जीरो यानी कि 2160 इसका टोटल कैपेसिटी होगा। अब अगर आप डिवाइड करिएगा 36 से इसको तो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, 54 से करेंगे तो यहाँ पर यहाँ 4 आएगा और 72 से करेंगे तो ये 3 आएगा। तीनों का एफिशिएंसी आ गया। अब वाई और जेड को 30 मिनट के लिए खोला जाता है, तो वाई और जेड यानी 4, 3, 7 यूनिट काम होगा और 30 मिनट के लिए तो टोटल कितना काम होगा? 210 यूनिट। अब फिर एक्स को खोल दिया जाता है, यानी यहाँ तक में आप देख लीजिए कि कितना टंकी अभी खाली है। टोटल 2160 है, जिसमें 210 इन दोनों ने मिलकर भर दिया। घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना? 1950, यानी 1950 यूनिट अभी भरना है। अब जेड को भी, एक्स को भी खोल दिया जाता है, तो अब तीनों साथ में काम करेगा। कितना काम होगा? 6, 4, 10, 3, 13 यूनिट। तो 13 यूनिट से आप ये शेष काम को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको बचा हुआ टैंक को भरने में जो टाइम लगेगा वो निकल जाएगा। तो 13 एक का 13, 13 पचे 65, जीरो, यानी 150 मिनट इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे, इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहाँ से शुरू करें? यहाँ गुना है, भाग है और यहाँ पर ऑफ है। तो यहाँ पर कर लीजिए, 7 से अगर इसको कटा दें तो ये 0.6 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भाग है तो कटा लेंगे, 57 से ये कट जाएगा, एक बार में बचा कितना? 11, 4 आया, 114 हुआ, दो बार में ये लग जाएगा यानी कि 12 आया। अब गुना कर लीजिए, 17 गुना 12, और यहाँ पर आपके पास माइनस के बाद ये आएगा गुना करने के बाद। तो यहाँ पर अगर गुना करें तो आएगा 17 दूना 34, 17 3 20 यानी 204। उसमें आपको माइनस करना है 6 पंजे 30 यानी कि 3। ये लेफ्ट साइड का कहानी खत्म। अब राइट साइड चलते हैं, यहाँ एक्स है। ठीक है, और यहाँ भाग है तो 17 से इसको कटाएंगे एक बार में, फिर दो बार में जाएगा, यानी 12 गुना 13 जो कि होता है 156। अब यहाँ पर आप कहेंगे एक्स का वैल्यू क्या आएगा? तो 201, उसमें 56 माइनस 156 माइनस करना है, तो एक उधर हो गया, 44 इधर, यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एक्स का वैल्यू यहाँ पर 45 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ये इसका आंसर होगा। आगे, निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा समूह त्रिभुज की भुजाएं बना सकती है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है। चेक कर लीजिए, पहला ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पर ये मान लीजिए सबसे बड़ी भुजा यहाँ 9 है, तो क्या इन दोनों का योगफल 9 से बड़ी है? 8, 4, 12, 9 से बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये त्रिभुज बनाएगी। आगे अगर आप चेक करिएगा तो ये 12, 9, 21, 22 से छोटी है, तो यहाँ पर नहीं बनेगा। 8, 2, 10, यहाँ पर 10 के इक्वल है, तो ये भी नहीं बनेगी। यहाँ पर 6, 5, 11, 11 के इक्वल है, तो यहाँ पर भी त्रिभुज नहीं बनने वाली है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।